अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट्स लिखे हैं और एमसीक्यूज़ को बहुत आपने अप्रिशिएट किया। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो आप मेरे पास पुराने पेपर्स भी हैं किसी तरह उनको मैं एमसीक्यू में ही चेंज कर दूँ ना, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। मैंने आज फिर आपके लिए 5 एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से। तो पहला हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको 2 दफ़ा करवा चुकी हूँ 5-5 एमसीक्यूज़ में, तो 10 हमारे हो गए थे 2 पार्ट में। तो आज हम तीसरे 5 करने लगे हैं ना, तो फिर ये 11th हुआ। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि इसकी नंबरिंग में कर दूँगी ताकि आसानी हो। तो एमसीक्यू 11 है, वही NHAM से लिया है, मैं December 14, 2021 का है। उसमें पूछा उन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विद रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एंड नॉन डिस्प्लास्टिक बैरेट एसोफेगस। ठीक है, पहला ऑप्शन इनका है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी फॉर 12 वीक्स, देन हिस्टामीन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थेरेपी। सेकेंड ऑप्शन है एंटी रिफ्लक्स सर्जरी। तीसरा है एंटी रिफ्लक्स सर्जरी एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी। फिर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी ओनली, देन ई है हिस्टामीन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थेरेपी। तो कौन सा होगा? इतना कॉमनली आ रहा होता है GERD का पेशेंट, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस का, तो हम क्या कर रहे होते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी। वो ही सिर्फ देंगे आप। द प्रिफर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एंड बैरेट एसोफेगस विदाउट डिस्प्लेजिया इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी ऑफ इनडेफिनिट ड्यूरेशन ना। ये जब भी ज़्यादा होने लगे तो हम दे देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं रोक देना, फिर महीना 6 वीक दे देते हैं इस तरह से। तो मतलब बैरेट एसोफेगस की जो वो है ना, उसमें डिस्प्लेजिया भी होना चाहिए, कॉलमनार एपिथेलियम भी होनी चाहिए और डिस्प्लेजिया भी। अगर डिस्प्लेजिया नहीं है तो फिर सिर्फ आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी देंगे। ठीक है, तो ये की लर्निंग पॉइंट था। अब जो है डिटेल फीडबैक दी हुई है कि वही के 2 क्राइटेरिया डिफाइंड बैरेट एसोफेगस, कॉलमनार एपिथेलियम मस्ट लाइन द डिस्टल एसोफेगस एंड बायोप्सी स्पेसिमेन must reveal intestinal metaplasia. Anti-reflux surgery has not been shown to aid in regression of Barrett's esophagus or to reduce the risk of adenocarcinoma because no treatment has been definitively proven to regress Barrett. Treatment is aimed at controlling the symptoms of erosive esophagitis. ठीक है, तो अगर सर्जरी कर भी दें तो वो कोई ना रिस्क कम कर रहा है ना वो बैरेट को चेंज कर रहा है, तो फिर किस लिए करनी है हमने सर्जरी। Proton pump inhibitors are more effective than histamine 2 receptor antagonists for managing esophagitis and reflux. A randomized controlled trial of PPI therapy versus surgery found similar rates of symptom control for the 2 treatments. तो अगर सर्जरी भी करें या वो भी दें तो दोनों का बराबर है, तो सर्जरी किस लिए करें? PPI दें। Several years after surgery, about 50% of the surgically treated patients require either repeat surgery or reinstitution of PPI therapy to control reflux symptoms or to treat esophagitis. Surgery is appropriate if a patient does not tolerate PPI or does not want to take PPI. तब आप सर्जरी का ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज 50% पेशेंट में रिकरेंस हो जाती है। सही है। अब सेकेंड एमसीक्यू, सेकेंड नहीं 12th एमसीक्यू है, रेफरेंस कोई नहीं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इसमें मैंने एग्जैक्ट महीना मैंने शायद भूल गई हूँ, 2022 का ही है। ठीक है, तो फरवरी से अभी मार्च तक होगा। Which one of the following evaluation is recommended for an asymptomatic patient who has long-standing type 2 diabetes that is complicated by retinopathy and neuropathy but is currently well controlled based on glycated hemoglobin and finger stick glucose values, who has a normal urinary albumin level and whose LDL cholesterol level is less than 100 mg per deciliter on treatment with a high dose statin? मतलब आप क्या करेंगे? फिर से आप देखें कौन सी आप एवेलुएशन कराएंगे ऐसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट में जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन उसमें रेटिनोपैथी भी हो चुकी है, न्यूरोपैथी भी हो चुकी है, लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल वेल कंट्रोल, उसकी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी आ रही है, फिंगर स्टिक ग्लूकोज भी सही है
और यूरिनरी एल्ब्यूमिन लेवल भी उसके नेगेटिव है, ठीक है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी उसका बिल्कुल कंट्रोल है, लेस देन 100 आ रहा है, ठीक है। हाई डोज स्टैटिन वो ले रहा है। तो आप क्या करेंगे? रेटिनोपैथी न्यूरोपैथी हुई भी है, एल्ब्यूमिन सही है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 है, हर चीज़ कंट्रोल्ड है उसकी, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? मेजर फ्रुक्टोजामीन करेंगे, ऑर्डर इलेक्ट्रोमायोपैथी करेंगे, मायोग्राफी करेंगे, सी मेजर सीरम क्रिएटिनिन, जी ऑर्डर कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग, और ई मेजर सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या करेंगे? तो फ्रुक्टोजामीन तो हम कब करते हैं? जब पेशेंट को जो है ना एनीमिया हो, हीमोग्लोबिनोपैथी हो, जिसकी HbA1c जो है वो गलत आने का उसमें चांस हो, तो उन पेशेंट्स में फिर हम कराते हैं फ्रुक्टोजामीन लेवल ना। तो इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ना उन्होंने कुछ दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिनोपैथी है, कुछ भी नहीं है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, क्यों? स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज डन बाय मेजरिंग बोथ यूरिन एल्ब्यूमिन एंड सीरम क्रिएटिनिन। अब उन्होंने हमें कह दिया कि एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा यूरिन में, लेकिन उन्होंने हमें क्रिएटिनिन नहीं बताया। नेफ्रोपैथी इन दो चीज़ों से आप मालूम करते हैं, उसमें आपको एल्ब्यूमिन भी यूरिन में देखना चाहिए और क्रिएटिनिन का लेवल भी देखना चाहिए, ठीक है। तो की लर्निंग पॉइंट इसका क्या है? मेजर सीरम क्रिएटिनिन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, इसमें आप देखें उसको वही देखें ना आप कि न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी उसको हो चुकी हुई है, तो आपने सीधा सीधा नेफ्रोपैथी के लिए भी देखना है ना उसको। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल इंक्रीज इन यूरिनरी एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन। However, the absence of albuminuria does not exclude diabetic nephropathy. Serum creatinine estimated glomerular filtration rate and urinary albumin excretion should be measured annually in patient with type 2 diabetes. यानी कि ये चीज़ें आपको हर साल ऐसे पेशेंट में देखनी चाहिए जिनको डायबिटीज है, हर साल, ठीक है। This patient is considered to be a high risk for cardiovascular disease given his established type 2 diabetes and several diabetes specific risk enhancer including retinopathy and neuropathy. He is already receiving high dose statin therapy as recommended in the most recent cholesterol treatment. तो वो high dose statin ले रहा है पहले से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शुगर भी उसका सही है, सब कुछ सही है। Guidelines and his LDL cholesterol is well controlled. Thus, the measurement of C-reactive protein would not alter his cardiovascular risk stratification or cholesterol management. मतलब उसको देख के आप क्या करेंगे? उसमें तो कोई अगर आप C-reactive प्रोटीन कराएंगे तो वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कराएगा ना, कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में कोई आपको हेल्प करेगा, तो वो तो नहीं कराएंगे आप। रूटीन कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग तो रिकमेंडेड ही नहीं है अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसको कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा, कोई ऐसे एंजाइना के सिम्टम्स नहीं है, तो बिला वजह के तो हम नहीं कराते हैं हर पेशेंट में कि कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग कराएं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायग्नोज न्यूरोपैथी। जाहिर बात है, हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो कभी नहीं कराते इन पेशेंट विद डायबिटीज। तो मतलब है कि अगर न्यूरोपैथी हो रही है तो उसके लिए एनसीवीज कराई जाती हैं, लेकिन अगर उसको डायबिटीज है तो एनसीवी भी कराने की क्या जरूरत है आपको? मतलब ये कि आपको पता है कि न्यूरोपैथी हो रही होगी, अगर उसको डायबिटीज ना हो तो फिर आप एनसीवी कराएंगे ना। इसमें तो आपको पता ही चल रहा है कि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और फ्रुक्टोजामीन का इसमें इन्होंने लिख दिया कि इज अ ग्लाइकेटेड प्रोटीन दैट इज ओकेजनली यूज्ड टू असेस ग्लाइसेमिक कंट्रोल in patients in whom the glycated hemoglobin level is thought to be inaccurate, such as anemia, hemoglobinopathies, or discrepant finger stick glucose values. In this patient, both the glycated hemoglobin and the finger stick glucose values are at a goal. The glycated hemoglobin value therefore seems to be an accurate assessment of long-term glycemic control, and measuring of fructosamine level is not required. ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे MCQ 13 न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 21 अक्टूबर 2021, ठीक है।
In addition to promoting walking, अब उन्होंने पूछा है in addition to promoting walking activity, what is the most appropriate next step in the care of a patient with symptomatic peripheral vascular disease, यानी कि intermittent claudication हो रही है उसको, who takes aspirin 81 mg daily, hydrochlorothiazide 25 mg daily, cilostazol 100 mg twice daily, and who has a blood pressure of 129/75 and an LDL cholesterol level of 137 mg per deciliter. तो आप इसमें क्या करेंगे, यानी आप इस पेशेंट में जिसको आपने प्रमोट की हुई है वॉकिंग एक्टिविटी इन एडिशन टू आप करवा देंगे ना उसको, मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप पूछा है मैंने, ठीक है। सिम्टोमेटिक पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हुई हुई है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रहे हैं उसको, और एस्पिरिन भी वो पेशेंट ले रहा है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ले रहा है, साइलोस्टेजोल यानी कि PAD की ट्रीटमेंट भी ले रहा है ट्वाइस डेली, और ब्लड प्रेशर भी देखें आप उसका सही है, LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल 137 है यानी कि बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, सही है। तो पहला उन्होंने ऑप्शन दिया कंटिन्यू एस्पिरिन 81 mg डेली एंड एट क्लोपिडोग्रिल 75 mg डेली। सेकेंड ऑप्शन इज स्टार्ट वॉरफेरिन with a target international normalized ratio of 2.0. C. Replace the pravastatin 20 mg daily with atorvastatin 80 mg daily. अच्छा पता नहीं मैंने ये शायद छोटा उसका वो लिख लिया है सिनेरियो, उसमें इन्होंने दिया हुआ है pravastatin ये ले रहा है, इसके लिए 20 mg डेली pravastatin ये पेशेंट ले रहा है, मैंने मिस कर दिया तो उसको प्लीज ऐड कर दो। जी है रिप्लेस द एस्पिरिन 81 mg डेली विद क्लोपिडोग्रिल 75 mg डेली, या ई है एड पेंटॉक्सोफाइलिन 400 mg ट्वाइस डेली। क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो है ना सी है, ये प्रवास्टैटिन 20 mg ले रहा है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रवास्टैटिन 20 mg को विद एटोरवास्टैटिन 80 mg डेली। की लर्निंग पॉइंट इसमें है the dose of atorvastatin that is recommended for a patient with symptomatic peripheral vascular disease is 40 to 80 mg daily, यानी कि उसको हाई डोज देनी होती है, तो ये हाई डोज नहीं दे रहा है, और इसका ना LDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें ले रहा है, साइलोस्टेजोल और एस्पिरिन एवरीथिंग ही इज टेकिंग, बट हिज LDL cholesterol level is much higher, not controlled, so you will replace 20 mg of pravastatin with atorvastatin, ठीक है। अब ये तो हो गया की लर्निंग पॉइंट। अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दी है वो ये है कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन क्या होता है, यानी कि पेन ऑन वॉकिंग। तो जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि वो वॉक करना नहीं छोड़े, उतना वॉक करे जहां तक उसको पेन नहीं होता, ठीक है। तो जब पेन शुरू हो जाए तो फिर वॉक खत्म कर दे, तो उतनी वॉक उसने करनी है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लॉडिकेशन, पेन ऑन वॉकिंग, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस एंड स्किन चेंजेस इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज। For example, skin cool to touch, bluish discoloration of the feet, and ankle brachial pressure index is less than or equal to 0.9 supports a diagnosis of peripheral vascular disease, ठीक है। One goal of patient with peripheral vascular disease is to reduce symptoms. In case of intermittent claudication, this can be achieved with exercise therapy. वही जो exercise therapy क्या है, यानी कि उसको आपने एनकरेज करना है कि वॉक करे उतना जहाँ तक के वो बर्दाश्त कर सके, उसको क्लॉडिकेशन नहीं हो रही हो तो वो जरूर करता रहे। This can be achieved with exercise therapy and pharmacologic therapy such as cilostazol. Of note, none of the answer options in this case would provide symptomatic benefit. अब symptomatic benefit और किसी चीज से नहीं होगा। Second goal is to reduce patients' cardiovascular risk. Guidelines indicate that patients with clinical atherosclerotic cardiovascular disease, including peripheral vascular disease, receives high intensity statin therapy. High intensity statin therapy with atorvastatin 40 mg to 80 mg reduces overall atherosclerotic cardiovascular risk more than low intensity statin therapy with pravastatin 20 mg, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे क्या है, वॉरफेरिन क्यों नहीं देंगे आप? वॉरफेरिन की तो कोई इंडिकेशन नहीं बन रही, कोई थ्रोम्बस तो है नहीं उसको, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट भी नहीं हुआ है उसको,
तो आप नहीं देंगे। एस्पिरिन जो है वो अप्रोप्रिएट है। एस्पिरिन इज एन अप्रोप्रिएट एंटीप्लेटलेट एजेंट फॉर दिस पेशेंट. There is no proven advantage in adding clopidogrel or substituting it for aspirin, unless the patient has the contraindication to aspirin, in which case clopidogrel may be chosen as an alternative antiplatelet agent. अगर उसको कोई contraindication हो तो फिर हम शायद clopidogrel देते हैं, otherwise not. Pentoxifylline is of questionable clinical benefit for managing symptomatic claudication. In patients with peripheral vascular disease, this patient is already taking cilostazol, which has shown in clinical trials to improve this condition. ठीक है, तो ये आ गया समझ में? अब ये चीज़ें आपने सुन लिया तो याद भी मतलब आसानी से आप रख सकेंगे ना कि आप इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि स्टैटिन की डोज जो है वो गाइडलाइंस जो कहती है कि हाई डोज कर दें तो बस वही करें, बाकी सही. अच्छा, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, सीवियर लिम्ब में पेन होता है, सही है ना? तो एक पेशेंट थी, मैं जुबैदा मेडिकल सेंटर में शुरू में जब मैंने शुरू किया था ना अपना ओपीडी करना, तो एक पेशेंट आई. शी वॉज लाइक 65-68 ईयर्स ओल्ड लेडी, और सीवियर उसके अटेंडेंट ने बताया पेन इतना था उसको पैर में, और पता नहीं कब से था, और वो कितनी इमरजेंसी में जाके ना जाती थी, यानी कि इतनी सीवियर उसको दर्द हो रहा है कि वो इमरजेंसी में आ रही है, तो उसको कोई वॉरन दे रहा है, कोई ट्रेमोल लगा रहा है, कोई किन्स लगा रहा है. तो खुदाया, मतलब एक तो आप जनरल कंडीशन देखा करें ना पेशेंट की, मतलब किसी को अगर आर्थराइटिस भी होगा तो भाई वो इस तरह का तो नहीं होगा ना कि चीखें मार के बंदा रोने ही लगे अंदर से. वो बहुत ही डीमैनुअलाइज्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस या डिफॉर्म हो चुके हो जॉइंट. अदरवाइज तो ऐसा पूरे लिम्ब में अगर दर्द हो रहा है तो भाई आप देखें प्रीवियस, आप देखें रिकॉर्ड उसके कि कितने पेन किलर्स लोग लगा के उसको बस ऐसे ही भेज घर, उसको रत्ती फायदा नहीं होगा. और फिर जब मैंने उसका, मेरे पास वो फिर फिलहाल के क्लिनिक में आई मतलब दिखाने के लिए, तो मैंने उसको लिटा के जब मैंने उसकी पल्स देखी ना तो उसके नहीं आ रहे थे, डॉर्सालिस डिस्क्राइब थी एक साइड पे उसकी, और ऑप्टीजल भी उसको नहीं आ रही थी. ऊपर से ही उसका यानी कि फिमोरली से उसका वो हुआ हुआ था ब्लॉकेज. तो ना मैंने फिर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कराया था, 300 आया था कोलेस्ट्रॉल लेवल. आप सोचें, फिर आराम से उसको ये मैंने दिया साइलोस्टेजोल और स्कैटिंग थेरेपी दी, और फिर उसके बाद मैंने वेस्कुलर सर्जन को रेफर किया था, तो उन्होंने पूरी एंजियोग्राफी करी थी और उसको मतलब इतनी उसके सीवियर ब्लॉकेज था कि रिवेस्कुलराइज किया था फिर उसको उन्होंने. यानी कि फिर मैं पेशेंट को कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे ना, मैं रेफ़र कर रही हूँ तो फिर तो मुझे ला के दिखाओ. तो वो इतने अच्छे वो लोग थे ना, मुझे ला के फिर सारा दिखाया था उसको. बहुत जारी का बुरा हाल था. तो मतलब कहने का ये है कि प्लीज़ जब आप देखें कि पेशेंट कोई इस कदर चीरता आ रहा है, उसके किसी लिम्ब में दर्द हो रहा है, तो भाई बस तो उसकी मस्ट है आपने देखनी है. और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ मतलब ये ना समझे कि नहीं हो सकती, इसलिए कि कितना मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई और ये सब कुछ हो रहा है, तो सिर्फ एंजाइना और हार्ट अटैक तक तो महदूद नहीं है, पेरिफेरल वैसल में भी तो हो सकती है. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में रखें. अच्छा, MCQ 14 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग next step is most appropriate for a 70-year-old man who is scheduled to undergo contrast enhanced CT and reports a previous reaction to the contrast characterized by flushing, pruritus and wheezing about 1 hour after receiving the contrast. मतलब ये कि एक पेशेंट है 70 ईयर ओल्ड है, उसको कंट्रास्ट एनहांस सीटी की ज़रूरत है, और वो हिस्ट्री दे रहा है कि भाई पिछली दफ़ा मेरा ये हुआ था, बहुत बुरी हालत हो गई थी, फ्लशिंग, प्रूराइटिस, वीजिंग, 1 घंटे के बाद शुरू हो गया था जैसे ही उसे कंट्रास्ट दिया था. ठीक है, तो क्या करेंगे आप? एडमिनिस्टर प्रेडनिसोन एंड डाइफेनहाइड्रामीन बिफोर द CT स्कैन एंड यूज नॉन आयोनिक लो ऑस्मोलैलिटी कंट्रास्ट मीडिया. B ऑप्शन है, एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस टेस्ट डोज ऑफ कंट्रास्ट एंड मॉनिटर फॉर एनी रिएक्शन.
C है administer 1 liter of sodium bicarbonate solution immediately before the CT scan. D has start 90% saline 2 hours before the CT scan and continue for 6 hours afterwards. फिर है prescribe oral N-acetylcysteine 1200 mg before the CT scan and repeat administration every 12 hours for 2 days. कौन सा करेंगे पता है? एक दफ़ा आप भेजें अगर किसी पेशेंट को तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं. अगर कोई हिस्ट्री दे रहा है ना कि उसको एलर्जी हुई थी, तो जब वो क्लियर कट आपको हिस्ट्री दे रहा है कि डाई मिली थी, तो बी ऑप्शन देखें उसका, एडमिनिस्टर एंड इंट्रावीनस टेस्ट डोज ऑफ कंट्रास्ट एंड मॉनिटर फॉर एनी रिएक्ट. तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको, आप पहले वो बता रहा है आपको, तो आप ये करके फिर किस लिए आपने करना है. सी एडमिनिस्टर 1 लीटर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन. चले आप इसमें देख लेते हैं कि इनका करेक्ट ऑप्शन जो है ना ए है, यानी कि एडमिनिस्टर प्रेडनिसोन एंड डाइफेनहाइड्रामीन बिफोर द सीटी स्कैन एंड यूज नॉन आयोनिक लो ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट मीडिया. पता है मुझे भी पता नहीं था काफ़ी अर्से तक मुझे, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है रेडियोलॉजी तो इस तरह से की भी नहीं है. तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसका मुझे सीटी स्कैन कराना था कंट्रास्ट, ठीक है, एब्डोमेन का. तो मैंने भेजा अपने हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए. तो फिर जो है ना उधर से मुझे फ़ोन आया कि भाई ये तो हिस्ट्री दे रही है पेशेंट कि उसको वो है पिछली दफ़ा ऐसा इसको एलर्जी है, इंट्रावीनस इसको कुछ दिया था तो उसको बहुत सीवियर एलर्जी हो गई. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस पेशेंट को जो है ना मैंने भेज दिया है और मैंने प्रेडनिसोन दिया है, वो डोज भी मुझे बताई थी रेडियोलॉजिस्ट ने, और फिर यही आप करा लेंगे डाइफेनहाइड्रामीन. यूँ मुझे पता चला कि ऐसे पेशेंट को आप कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपने हाई डोज प्रेडनिसोन देना होता है. ओरल दिया था उन्होंने तो ठीक है, और फिर जब वो गई होगी तो उन्होंने फिर और नॉन आयोनिक लो ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट मीडिया फिर आप यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से तो ये याद रखें आप. की लर्निंग पॉइंट क्या है? पेशेंट्स हु रिक्वायर कंट्रास्ट एनहांस्ड इमेजिंग एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ एन इमीडिएट hypersensitivity reaction to intravenous contrast should receive pre-medication with a glucocorticoid plus diphenhydramine. ठीक है. अब डिटेल फीडबैक देख लें. Intravenous contrast is associated with 2 types of acute adverse events: vasomotor and hypersensitivity. Vasomotor reactions are thought to be related to the hypertonicity of the contrast media, can range from mild nausea and warmth to severe convulsions and are usually self-limited. ठीक है. Hypersensitivity allergic-like reaction can range from limited urticaria to life-threatening anaphylaxis. Thus, exact pathogenesis of these reactions is not well understood, but is thought to be related to the release of histamine and other vasoactive mediators from basophils and mast cells. The development of flushing, pruritus, and wheezing 1 hour after receipt of intravenous contrast, as reported by this patient, is consistent with an immediate hypersensitivity reaction. Patients who have had one episode of hypersensitivity to intravenous contrast are at increased risk for another. Recommended precautions include using a non-ionic low osmolality contrast media instead of a high osmolality media. Administer glucocorticoid plus diphenhydramine before the imaging. For adults, this typically involves prednisone 50 mg by mouth or methylprednisolone 40 mg intravenously 13 hours, 7 hours and 1 hour before the procedure, plus diphenhydramine 50 mg by mouth or parenterally 1 hour before the procedure. Using a test dose of contrast to assess for a reaction is inappropriate in a patient who has previously had symptoms consistent with immediate hypersensitivity. तो वो तो आप नहीं करेंगे. Intravenous volume expansion with isotonic fluids can be used to reduce the risk for contrast-induced nephropathy, but it has no role in preventing hypersensitivity reactions to intravenous contrast. अगर nephropathy उससे induce हुई थी तो आप isotonic fluid आप दे देंगे, लेकिन ये कि hypersensitivity तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. Bicarbonate rich fluids have been suggested for reducing the risk for contrast-induced nephropathy, but there is no clear benefit to using them instead of normal saline, and the focus in this case can on preventing hypersensitivity reaction, not nephropathy. तो nephropathy का तो मसला नहीं है उसको.
N-acetylcysteine is a controversial preventive measure for contrast-induced nephropathy that has not consistently been shown to be effective. Up next, last MCQ 15, reference from February 22, 2022 from New England Journal of Medicine. In addition to elevated levels of blood urea nitrogen and serum creatinine, which one of the following laboratory abnormalities is most likely in a 15-year-old girl with stage 4 kidney disease and a declining glomerular filtration rate who usually takes calcitriol and sibulumir but has not taken them for the past 3 weeks? मतलब ये कि सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने के अलावा कौन सी लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज होगी एक 15-year-old लड़की है जिसको स्टेज 4 किडनी डिजीज है और उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो कम होता जा रहा है एंड हु टेक्स calcitriol and sibulumir but has not taken them मतलब past 3 months से उसने दोनों दवाइयाँ छुड़ी हैं। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ साथ क्या चीज उसकी और बढ़ रही होगी, क्या हो रहा होगा यानी which of the following laboratory abnormalities is most likely? तो A है हाइपोफॉस्फेटेमिया, B है हाइपरबिलिरुबिनीमिया, C है हाइपोकैलेमिया और D है हाइपोकैल्सियम। क्या होगा? की लर्निंग पॉइंट करेक्ट ऑप्शन इज E, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा होगा इसको। क्यों? A basic metabolic panel with advanced chronic kidney disease will show elevated levels of blood urea nitrogen, serum creatinine as well as low serum bicarbonate, elevated potassium and low calcium। elevated potassium हो रहा होगा क्योंकि उसका स्विच नहीं हो रहा, उसका GFR इतना कम है और कैल्शियम जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हाइपोकैलीमिया दिया था ना, तो हाइपोकैलीमिया नहीं हो रहा है, हाइपरकैलीमिया हो रहा है और हाइपोफॉस्फेटीमिया भी नहीं हो रहा होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा होगा इसको, है ना। अब डिटेल फीडबैक देखें। क्रॉनिक किडनी डिजीज इन चिल्ड्रन कैन रिजल्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ congenital or acquired processes including glomerulopathies, reflux or obstruction, infection and vascular disease. Renal function is often characterized by stages of CKD because patients tend to have common problems at certain stages regardless of the etiology of disorder. The stages of CKD range from stage 1 when the GFR is normal but renal pathology is present to stage 5 when GFR is less than 15 milliliter per minute per 1.73 meter square. The natural history of CKD can include multiple metabolic derangements. Congenital anomalies of kidney often include tubular defects that decrease the risk of hypokalemia, acid-base disorders, impaired concentration. As the GFR declines like it has in this patient, hyperkalemia, hyperphosphatemia and acidosis हो रहा होगा उसको, ठीक है। It occurs because of diminished clearance. Hyperphosphatemia can be treated with sibulumir, which binds to phosphate in the gut and it is excreted. तो वो नहीं ले रही है ना सिबिलमर, वो नहीं ले रही है 3 महीने से, उन्होंने बताया। Hypocalcemia may occur in CKD as a result of impaired intestinal absorption of 1,2,5-dihydroxy vitamin D, that is calcitriol. Vitamin D is converted to 1,2,5-dihydroxy vitamin D in the kidney by the enzyme 1-alpha hydroxylase. As CKD develops, this enzyme becomes less active and circulating levels of 1,2,5-dihydroxy vitamin D decline. Less calcium is absorbed and hypocalcemia develops. In addition, patients with CKD are advised to follow low phosphorus diet, which is also low in calcium. To treat hypocalcemia, patients with CKD are advised to take calcium supplements for a total daily elemental calcium intake of 1,000 to 2,000 milligram per day. Calcitriol can be added to increase the calcium. मतलब हाइपोकैल्सीमिया अब हो रहा है, उसको ज़ाहिर है विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा। विटामिन डी एक्टिवेट किडनी में होता है, एंजाइम तो उसका इन्होंने बता दिया 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड हार्मोन आके किडनी ट्यूब्यूल्स में एक्ट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फिर जो है विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म पे लेके आता है, फिर वो एब्जॉर्ब कराता है कैल्शियम को गट से।
ठीक है, किडनी से बनेगा, गट से उसको कराएगा। तो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। अब हाइपोकैल्सीमिया अगर हो रहा है तो अगर ब्लड में कैल्शियम कम होने लगेगा तो जाहिर बात है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होगा, पैराथायरॉइड ज़्यादा बनेगा। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है रीनल डिजीज के कंपनसेटरी फिनोमेना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम, लो 1 to 5 डाइट विद सी विटामिन डी एंड एलिवेटेड फॉस्फेट लेवल्स, द बॉडी इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन रिजल्टिंग इन सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म व्हिच कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद कैल्सिट्रियोल। तो आप उसी को मतलब ये कि कैल्शियम लेवल आप सही कर दें, पैराथायरॉइड नेगेटिवली इनहिबिट हो जाएगा फीडबैक से। तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ना, वो उसका काम है कैल्शियम लेवल को, क्योंकि वो इतना क्रिटिकल है कैल्शियम हमारे नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए चाहिए, तो वो उसको कहाँ से बराबर करता है, अगर ब्लड में कम हो रहा है कैल्शियम तो वो एट द कॉस्ट ऑफ मतलब ये कि बोन में से निकाल के लाना शुरू कर देता है ना, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है, कैल्शियम बाहर आने लगता है। तो मतलब ये कि ब्लड में तो कैल्शियम वो ठीक करने लगता है, लेकिन ये कि वीक बोन हो जाती है तो हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में आपको पता है कि फ्रैक्चर पे पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो अनलेस द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस हैज लिवर मैनिफेस्टेशंस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद सीकेजी। जाहिर बात है, सीकेजी का जो अपना सारा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसमें तो हाइपरबिलिरुबिनीमिया तो नहीं हो रहा होता है, अनलेस कोई उसको लिवर की प्रॉब्लम हो तो वो तो गलत ही ऑप्शन। ठीक है, ये हमने कर लिया। आई होप इससे कुछ आपको मदद मिलेगी, और प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा ना कि आपको कैसा लग रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स आते हैं। इस दफ़ा तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि मेरा ख्याल है जवाब भी सबको अभी फ़िलहाल नहीं दिए हैं। तो एक में किसी ने मुझसे पूछा था कि निकोलस सेंटेली फॉर डॉग केस के लिए जो मैंने रिकमेंड की थी वो नहीं है बाज़ार में। मैं आपको बताऊं कि मेरे ज़माने में भी वो नहीं थी, और मुझे मेरा जो कुलीग था ना जिसके साथ मैं पढ़ती थी, उसने मुझे कहीं से फ़ोटो कॉपी ला के दी थी। दो उसको कहीं से मिली थी, तो हमने फ़ोटो कॉपी मतलब एक मिली थी तो करवा ली थी। अब उसने अपनी खो दी थी क्योंकि उसने मेरे साथ एग्ज़ाम नहीं दिया था। और बड़ा मतलब मैं आपको पूरा वाक़या सुना चुकी हूँ जब मैंने उसमें ना कि कैसे आप FCPSC पास करें, इसमें मैंने पूरा वाक़या सुनाया आपको। तो उसने फिर जब बाद में वो इम्तिहान देने लगा था ना, तो उसने मेरी बुक मुझसे ले ली थी और उसने आज तक मुझे वापस नहीं की। इतने मैंने फ़ोन किया कि प्लीज़ दे दो। मैं चाह रही हूँ कि वो मेरे पास होती तो यकीन करें कि मैं आपको वो दे ही देती कि आप फ़ोटो कॉपी करा लें। मुझे किसी ने लिखा है कि आप टाइटल ही दिखा दो उसका, तो वो थी तो बिल्कुल बेकार सा उसका फ़ोटो कॉपी का होता। तो एक चीज़ मैं भूल गई कि भाई रमज़ान है, तो रमज़ान में बार पहला रोज़ा है, संडे है, तो बड़ा आराम से दिन की इब्तिदा हुई है आराम से सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग अगस्त में ध्यान देने लगे हैं, मुझे लिखा है, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और रमज़ान का महीना तो मैं कहती हूँ कि इतना कोई अच्छा मुझे लगता है ना, बहुत मुझे मज़ा आता है। यानी इंसान इतना हो जाता है ना इसमें, हर चीज़ के लिए ना आपकी टाइम की वो है कि इससे इस टाइम तक आपने ये कर लेना, इससे इस टाइम तक आपने ये कर लेना। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी को अपने आप को सुधारना और रमज़ान आ जाए तो बेस्ट मंथ है कि हम उसमें ना अपनी आदतें बेहतर कर सकते हैं, जो भी हमारी ऐसे ही लेजीनेस वगैरह की हैं वो चीज़ें हम, और पढ़ाई में दिल लगना इंशाअल्लाह ताला पास हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।